अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। देश का किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहा है और किसानों की क्रांति को कमजोर करने के लिए इस आंदोलन में वर्तमान भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री अब हो चुकी है। और खुफिया एजेंसी के हवाले से खबर है कि किसान आंदोलन में नक्सलियों की घुसपैठ हो गई है। नक्सली किसानों को भड़काने की साजिश रच रहे हैं। इस आंदोलन में अब खालिस्तानी एलिमेंट्स की एंट्री हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में आज दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तान का खालिस्तान प्लान नाकाम कर दिया। दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है, ऐसे में पाकिस्तान के ये 5 आतंकवादी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में। क्या वाकई भोले भाले किसानों के आंदोलन को अल्ट्रा लेफ्ट की सोच ने हाईजैक कर लिया है, जैसा आरोप लगाया जा रहा है, जैसा आईबी का कि सूत्रों का दावा है? The opposition parties are getting completely desperate to hijack the Kisan Andolan and muzzle the voices of the real farmers. मेन स्ट्रीम मीडिया में एक थ्योरी चलाई जा रही है कि इस प्रोटेस्ट में खालिस्तानी मौजूद हैं, आतंकवादी मौजूद हैं, अल्ट्रा लेफ्ट ने इस पूरे प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया है। तो इसी की पूरी सच्चाई, इसकी पड़ताल जानने के लिए हम इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल हुए और हम आपको लेकर जाएंगे इस प्रोटेस्ट के अंदर, ये जानने के लिए कि आखिर इस पूरी थ्योरी की सच्चाई क्या है। प्रोटेस्ट साइट में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमें यहाँ पंजाब हरियाणा की संस्कृति की झलक साफ नजर आने लगती है। कदम कदम पर कई तरह के पकवान, लंगर, गुरुद्वारा और कैंप्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और सिर्फ लंगर ही नहीं, यहाँ आपको पिछले कई दिनों से डटे किसानों के लिए मेडिकल कैंप भी मिलेंगे। यहाँ पर एक और मेडिकल कैंप लगा हुआ है जस्ट इसी बराबर में, और यहाँ पे कई तरह की दवाइयाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। और हम अभी डॉक्टर से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या क्या बीमारियाँ हैं जो अभी किसान जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, उनके अंदर क्या क्या बीमारियाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स भी हैं। यहाँ पर जो महिलाएँ किसान आई हुई हैं उनके लिए भी अलग तरह से व्यवस्था की गई है ताकि उनको किसी तरह से दिक्कत ना हो। हमारे साथ ही डॉक्टर हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये किस संस्थान से हैं और किस तरह से यहाँ पे मेडिकल कैंप की सुविधा दी जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विमल शर्मा भारतीय है। जैसा कि आपने देखा होगा, हमने अपने नाम के पीछे भारतीय शब्द टैग किया है और ये इसकी जो थीम है उसका कारण यही है कि हम लोग लिंग, भाषा, धर्म, क्षेत्र या किसी भी आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करते हैं। इसीलिए हम सब ने अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़ा हुआ है। यहाँ भारतीय किसान समिति की तरफ से आए हैं और पिछले 12 दिन से हम लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। हम लोगों की 12 लोगों की टीम है जो यहाँ पे काम कर रही है और इसी तरह की 3 टीमें और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे वहाँ पे काम कर रही हैं। हम लोगों का मेन यही है कि किसानों को जो पिछले 15 दिन से यहाँ पे पड़े हुए हैं, उनको जो भी मेडिकल समस्याएं आ रही हैं उनमें जितनी हेल्प कर सकें वो हम करने के लिए तैयार हैं। कोविड का यहाँ पे कोई पेशेंट नहीं है, क्लियरली अगर हम बताएं। यहाँ जो बेसिकली पेशेंट्स को प्रॉब्लम है वो बॉडी एक की है, लिटिल बिट फीवर कभी कभी समस्या आती है क्योंकि वो भी टायर्डनेस की वजह से। अपार्ट विद दिस स्नीजिंग कफ इस तरह की सिम्टम्स वो नॉर्मली है, लेकिन वो नॉर्मल वायरल है। अपार्ट विद फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, क्योंकि सैनिटाइजेशन का प्रॉपर यहाँ पे इंतज़ाम नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। और उसके अलावा जो यंगस्टर्स हैं उनको थोड़ा सा लैक ऑफ स्लीपनेस की दिक्कत आ रही है, नींद की कमी हो रही है यहाँ पे बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस मूवमेंट की वजह से। ये बेसिकल सिम्टम्स जो हैं वो जो दिखाई दे रहे हैं उन लोगों को। एज वराई कर रही है 18 to 55, इस तरह के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। और जो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे एल्डरली पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, जो बूढ़े किसान हैं जो लगभग 40 साल से लेके और 60 साल तक के हैं, उस तरह के नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। आपने हमें बताया कि यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन भी हो रहा है, तो वो किस तरह से हो रहा है, क्यों, क्या कारण ये है कि यहाँ पे सैनिटाइजेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, लोगों को सोने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, फ्रेश होने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे बड़ी तादाद में महिलाएं भी मौजूद हैं और जाहिर सी बात है उनको पीरियड्स वगैरह और मेंस्ट्रुएशंस को लेकर भी काफ़ी व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं यहाँ पर,
उनका क्या जो मेडिकल जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो किस तरह की आ रही हैं और किस तरह की बीमारियों के साथ हमारे साथ यहाँ पे मेडिकल डॉक्टर में महिला डॉक्टर्स भी हैं जो कि अभी आधे घंटे बाद हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो उनको हमने यहाँ पे लाने का स्पेशली कारण यही था कि जो महिलाओं हमसे खुल के बात नहीं कर पा रही हैं, तो उनकी सुविधाओं को देखते हुए हमने यहाँ पे मेडिकल डॉक्टर्स अपने साथ अपॉइंट किए हैं। और साथ ही साथ उनकी जो बेसिक सुविधाएं हैं लाइक उनके पीरियड्स के लिए पैड्स वगैरह हैं, मेडिसिन हैं जो उनको पेन वगैरह के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो वो हम सब ने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। और उनके लिए यहाँ पे कमेटी वालों ने भी महिलाओं के लिए स्पेशली शेल्टर्स बनाए हैं ताकि वो आराम वहाँ पे कर सकें। अच्छा, मुझे बताइए कि किस किस तरह की कौन कौन सी दवाइयाँ आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं और क्या आप इसके लिए कोई चार्ज कर रहे हैं? नहीं, हम लोग यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ ह्यूमन सर्विसेज में यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया हुआ है। और यहाँ पर हम लोगों के पास जो बेसिक मेडिसिन रिक्वायर्ड होती हैं लाइक कफ कोल्ड फीवर वगैरह उस सब की मेडिसिन हमारे पास हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो मेडिकल फैटर्निटी से अलग डिपार्टमेंट से लोग हैं वो भी एक दो दिन के लिए यहाँ पे आके अपनी सेवाएं दें। तो आपको कहीं से फंड मिल रहा है या आप अपने पैसा लगा रहे हैं? हम जो ग्रुप ऑफ पीपल है वहीं से हम लोग आपस में सब अरेंज करके इसको कर रहे हैं। किसी से कोई फंड नहीं दे रहा, ये सिर्फ फैलाया हुआ भ्रम है। जब आप एक बात समझो, जब किसी प्रोटेस्ट को ख़त्म करना तो आप उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर दो। जब उस प्रोटेस्ट की क्रेडिबिलिटी ही नहीं रहेगी, लोग उस पर ध्यान ही नहीं देंगे, तो प्रोटेस्ट अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। सेम चीज़ JNU में आपने देखा, वहाँ पे स्टूडेंट्स को पहले उनको आतंकवादी घोषित कर दिया गया, फिर बॉलीवुड ने आवाज़ उठाई, उसको आतंकवादी घोषित किया गया। आज ये किसान बेचारे अपनी आवाज़ को लेकर बैठे हुए हैं, आज इनको आतंकवादी घोषित करने में कोई खालिस्तानी बताता है, कोई पाकिस्तानी बताता है। तो आपके पास कोई सीरियस मरीज भी आया है जिसको आपने रेफ़र किया हो किसी दूसरे हॉस्पिटल? हाँ, यहाँ पे एक पेशेंट आया था जिसको क्योंकि उनको इतना नहीं पता था कि मोदी जी इतना लंबा ले जाएंगे इसे। मुझे बताइए कि
यहाँ पर जो है आपको किन किन चीज़ों से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक मेन रोड पर ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, बिजली कनेक्शन नहीं होगा और बिजली की भी दिक्कतें होंगी, तो और क्या क्या इसके साथ समस्या? देखिए जी, दिक्कत तो बहुत बनाई जा रही है। पहले तो हरियाणा में बिजली नहीं जाती थी, जब से ये सेवा आरंभ हुई है अब हरियाणा सरकार का हमें समझ नहीं आ रहा कि उनके पास बिजली खत्म हो गई, जहां किसान आंदोलन को दबाने के लिए उन्होंने बिजली बंद कर दी। ये हमें अभी तक मालूम नहीं है, हम अपना कोई कमेंट नहीं कर सकते, पर जब से हमने सेवा शुरू की थी तो 1 सेकंड भी बिजली नहीं जाती थी, पूरा काम चलता था बढ़िया। और अब 1-2 रोज से हम देख रहे हैं कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम कपड़े नहीं धो पाएंगे। मीडिया जो है वो जिस तरह से इस पूरे प्रोटेस्ट को दिखा रहा है पूरे नेशनल लेवल पर, उसकी सच्चाई क्या है, इसका पूरा ब्यौरा हम आज इन्हीं किसानों से लेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो पेशे से एडवोकेट भी हैं, जो पेशे से काफ़ी पढ़ी लिखी भी हैं और अलग अलग प्रोफेशन में हैं ये, और कुछ किसान जो आदमी हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम सबसे मिलजुल कर बात करेंगे और इस पूरे प्रोटेस्ट की सच्चाई जानेंगे कि आखिर जो सरकार और जो मीडिया दिखा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप पेशे से एक एडवोकेट हैं और आप मुझे ये बताइए कि कौन है यहाँ पे, कौन खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं, माओवादी हैं, अल्ट्रा लेफ्ट वाले हैं, कौन है यहाँ पर? मैम पहले तो मैं किसान की बेटी हूँ, बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, पैदा एडवोकेट नहीं हुई थी, इसलिए बाई प्रोफेशन तो जो हूँ बाद में हूँ, लेकिन पैदा एक किसान के घर में हुई हूँ, इसलिए एक किसान की बेटी हूँ। अगर मैं पढ़ी लिखी होकर अपने हक के लिए नहीं आऊँगी तो कौन आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे आना अपना फ़र्ज समझती हूँ और उस फ़र्ज के अधीन में यहाँ आई हूँ। और दूसरी बात जो आप कहते हो खालिस्तानी आप लोगों की इंटरप्रिटेशन क्या है हमें नहीं पता, हमारे हिसाब से तो वो जगह है जो प्योर है, हम लोग बहुत प्योर है, हम खालसा पंथ को फॉलो करते हैं, खालिस्तानी पंथ कुछ पंथ नहीं है, हमें नहीं पता। हम पंजाबी हैं, उससे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन शायद मोदी सरकार हमें हिंदुस्तानी समझती नहीं है, इसलिए हमें अलगवादी, नक्सली और पता नहीं क्या कुछ कह रही है, पर वो सिर्फ एक प्रोपोगंडा है, क्योंकि अगर ऐसा हो तो आप आसपास देख सकते हो कितना इकट्ठा है। खालिस्तानी की जो होती है ना बात, वो एक सेक्ट की हो सकती है, 2, 4, 5 इंसानों की हो सकती है, लाखों की नहीं हो सकती। आप इसमें घूम के देखिए, आपको हिंदू भी मिलेंगे, हम जैसे सिख भी मिलेंगे, और आपको मुसलमान भी मिलेंगे और क्रिश्चियंस भी मिलेंगे। आप स्टेज तक जाइए, आपको पता लगेगा, वहाँ पे हर किसी को बोलने का मौका मिलता है, क्योंकि अगर हम लोगों की डिमांड खालिस्तान की होती तो शायद आप लोगों को लगता भी हमारे साथ हिंदुस्तान, सो कॉल्ड हिंदुस्तानीज जो नक्सलीज या कोई भी हमारी सपोर्ट नहीं करते, इसलिए मुझे तो कहीं खालिस्तान नहीं दिखता। शायद आपको कोई खालिस्तान का झंडा या कोई खालिस्तान का नारा भी नहीं। आप इस पूरे प्रोटेस्ट को किस तरह से देखते हैं और पूरा जो मीडिया का जो एक थ्योरी देने की कोशिश की जा रही है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, आप हम मीडिया की बात कर रहे हैं तो मीडिया जो है गोदी मीडिया ज़्यादा है, ठीक है, और जैसे आप अभी बता रहे थे खालिस्तानी और आतंकवादी का नाम दिया जा रहा है। अगर अपनी हक की आवाज़ उठाना आतंकवादी है तो हाँ हम आतंकवादी हैं, अगर हम आतंकवादी हैं तो आओ हमें अरेस्ट करो, हमारे अगेंस्ट FIR दर्ज करो। यहाँ पे आपको जो सेवा भाव दिख रहा है, जो समर्पण दिख रहा है, ये आतंकवादी ऐसा समर्पण होता है, ऐसा सेवा भाव होता है? किस बेस पे सरकार ने हमें आतंकवादी घोषित किया है? किस बेस पे यहाँ पे खालिस्तान बोला जा रहा है? अपने हक की आवाज़ उठाना, अपने हक के लिए बात करना आतंकवाद है? हम आतंकवादी तो वो हैं जो संसदों में बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर इतने सारे मुकदमे हो रखे हैं, जिन्होंने इतने जुल्म किए हैं, आतंकवादी तो वो हैं। सरकार उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेती, उनके ऊपर क्यों नहीं बयानबाजी करती? उनके MP जिनके ऊपर इतने मुकदमे दर्ज हो रखे हैं, सरकार उनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लेती, उनके ऊपर बयानबाजी नहीं करती? हिंदुस्तान के लोग अगर अपने हक की आवाज उठाते हैं तो वो आतंकवादी हैं, आंदोलन करते हैं तो वो खालिस्तानी हैं। यही रह गया है हिंदुस्तान में। लोकतंत्र कहाँ है? हमने इस लोकतंत्र की प्रक्रिया के हिसाब से सरकार को चुना था और इस सरकार की जिम्मेवारी थी कि यहाँ के लोगों की, यहाँ की शासन और प्रशासन का क्या दायित्व होता है मैडम? लोकतंत्र का क्या दायित्व होता है? लोकतंत्र वो सारा सरकारी अमला जिसके अंदर शासन और प्रशासन चलता है, जो लोगों की सुविधा और सहूलियत के लिए बनाया जाता है, ना कि तानाशाही शासन चलता है, ना कि ये हुक्म बता दिए जाते हैं। नोटबंदी के भी इन्होंने बहुत सारे फायदे बताए थे, क्या फायदा निकला आपको? देश की अर्थव्यवस्था कितनी पीछे चली गई। आज अगर हम ये
ये लड़ाई जो है ना मैडम, ये आप जो देख रहे हो लाखों की संख्या में हिंदुस्तान, सिर्फ पंजाब की लड़ाई नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है, ये पूरे देशवासियों की लड़ाई है। मोदी की या बीजेपी सरकार को इस बात की परेशानी है कि उनको जो कॉर्पोरेट घरानों को जो उन्होंने फायदा पहुंचाना था, कॉर्पोरेट घरानों से जो उनको कमीशनें मिलनी थी, वो रोकी है हिंदुस्तान ने, वो रोकी है यहाँ के धरती पुत्र ने। आप देखो किसी भी पंडाल में, किसी भी टेंट में, किसी भी ट्रॉली पे जाके देख लो आप, अन्नदाता ने अपने नाम को सार्थक किया है। अन्नदाता शुरू से हजारों सालों से देशवासियों का पेट पलता आ रहा है। आज भी इस आंदोलन में आने वाला समर्थक, आने वाला किसान, आने वाला देशवासी भूखा प्यासा नहीं जा रहा है। हर सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। ये आतंकवादियों के काम होते हैं। किस बेस पे आतंकवादी बोला है? आतंकवादी तो वो सांसद में बैठे हुए उनके एमपी हैं, एमएलए हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हैं, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रखी है, जो शोषण करते हैं, जो दमन करते हैं, वो है आतंकवादी। ये कैसे आतंकवादी घोषित कर सकते हैं हमें? अच्छा, मुझे ये बताइए, सरकार जो है वो नारा देकर आई थी कि अब किसानों पे अत्याचार नहीं, अब की बार मोदी सरकार करके, ये एक नारा दिया था जब मोदी जी आए थे, 2014 की बात है। आप मुझे ये बताइए कि क्या जो उन्होंने नारा दिया था, क्या उस नारे को देकर वो सफल हो पाए हैं? सफल कहाँ से होंगे वो? पहले तो बोलता था कि दिन अच्छे दिन आएंगे, अभी आप देख लो कितने के अच्छे दिन हैं। काफ़ी नाराज है मोदी सरकार से भी और पूरे मीडिया के उस तंत्र से भी, जिसमें इस पूरे प्रोटेस्ट को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। और ये बात हकीकत है, अगर यहाँ पर इस तरह के तत्व जिनके बारे में कहा जा रहा है कि आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, तो पुलिस आकर अरेस्ट क्यों नहीं करती है? हमारे साथ एक और महिला यहाँ पे, वो लड़की मौजूद है। तो कितने दिनों से आप प्रोटेस्ट? मैं आज ही आई हूँ और यहाँ जो भी संगत लंगर चल रहा है और प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसमें शामिल होने आए हैं। तो आप पूरा जो मीडिया में एक जो फिलॉसफी चलाई जा रही है कि पूरा प्रोटेस्ट में जो है वो आतंकवादी हैं या खालिस्तानी हैं या भी अल्ट्रा लेफ्ट ने इसको पूरा हाईजैक कर लिया, इसको किस तरह से आप देखते हैं? सबको पता है, एवरीबडी नोज कि मीडिया इज़ ऑलमोस्ट बॉट, लाइक जो भी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं वो दे बॉट द मोस्ट ऑफ द मीडिया। जो मीडिया कवरेज हमें मोस्टली मिल रही है वो हमारी रीजनल मीडिया है, विच इज़ हेल्पिंग अस, विच इज़ हेल्पिंग द फार्मर्स कवर दिस होल थिंग। बिकॉज नहीं तो हमारी आवाज़ पहुंच ही नहीं पा रही है वर्ल्ड तक। कुछ मीडिया में एजेंसीज़ हैं जो हमारा हेल्प कर रही हैं, ट्राइंग टू helping us spread the message and we are very grateful। बाकी पहुंचेगी, आवाज़ पहुंचेगी रोड तक। तो लोगों को यहाँ उम्मीद में है कि इनकी आवाज़ जो है वो लोगों तक ज़रूर पहुंचेगी। लेकिन अभी भी हमारा सवाल ये बरकरार है कि भाई आखिर ये जो प्रोटेस्ट है इसको खालिस्तानी, आतंकवादी और जो अलग अलग तरह के नाम दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? कोई इतने खालिस्तानी मौजूद नहीं, कोई एक मतलब एक सरकार दी अपनी चाल लाया प्रेसिडेंट फेल करने ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੈ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ MSP ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ, 600 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਮੱਕੀ ਵਿਕੀ, ਉਦੋਂ MSP ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗੇ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾ ਕੋਈ दूसरा खालिस्तान का कोई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ नहीं कोई भी। क्या इस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया गया? नहीं, प्रोटेस्ट को बिल्कुल भी हाईजैक नहीं कर लिया गया। इतने लोग हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम होनी होती अभी तक हो जाती। सभी शांतमयी से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरा एक तरह का फैमिली इन्वायरमेंट है इधर सभी का। अच्छा, ये बताइए कि एक मीडिया में जो कहा जा रहा है कि किसान जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हो सकते हैं, जिस तरह से टेम्पलेट और जो पैम्फलेट जितने भी कुछ बैनर्स वगैरह निकल रहे हैं वो इंग्लिश में निकल रहे हैं, तो यानी कोई संगठन या कोई संगठन है इनके पीछे जो इस तरह से कर रहा है? कि वाकई किसान पढ़े लिखे नहीं है इस देश के? देखिए, किसान बहुत पढ़ा लिखा है आज के देश का, और सबको आज की होता क्या है कि हमारे पेरेंट्स हैं जो वो किसानी करते हैं। अगर हम किसानी नहीं भी करते, एटलीस्ट हम सारा कुछ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है ना।
तो ऐसा नहीं है कि किसान पढ़ा लिखा नहीं है। आजकल बच्चा भी पढ़ा लिखा हुआ है किसान का बच्चा पढ़ लिख के बहुत आगे पहुंच चुका है। हम दुनिया की पता नहीं कितनी बड़ी कंपनी में पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसानी से जुड़े नहीं हैं। तो अगर हम किसानी से जुड़े हुए हैं, हम अपने किसी को भी एजुकेट कर सकते हैं ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसान एजुकेटेड नहीं है। तो मीडिया की तरफ से जो एक ब्राह्मणवादी जो एक मानसिकता के जरिए दिखाया जाने की कोशिश की जा रही है कि किसान या एक खास तबका जो है वो पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है और पढ़ाई पर, शिक्षा पर जो है सिर्फ एक खास तबका ब्राह्मणवादी मानसिकता का जो है उसका ही उस पर अधिकार हो सकता है। यहाँ पर किसानों ने इस ब्राह्मणवादी सोच को नकार दिया है। उनका कहना यह है कि भाई यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में जो है वो पढ़े लिखे किसान मौजूद हैं, सबको एजुकेशन पता है, सबको पता है कि कृषि कानून क्या है और उनसे क्या नुकसान और क्या फायदे होने वाले हैं। एकता और मोहब्बत से लबरेज जिस हिंदुस्तान की झांकी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, उसी में आपको सरकार और मीडिया के खिलाफ गुस्सा भी देखने को मिलेगा। हमारे साथ पंजाब के एक जर्नलिस्ट मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या ऐसी चीज़ें हैं जो रीजनल मीडिया दिखा रहा है और जो नेशनल मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा है। आप पूरा किस तरह से दिख रही हैं? जी, जो हमारा रीजनल मीडिया है, क्योंकि वो इस लड़ाई के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो वो तो एक एक पल, एक एक क्षण दिखा रहा है। लेकिन नेशनल मीडिया, एक तो जो किसान जथेबंदियां हैं उन्होंने इनका बाइकाट कर दिया हुआ है। एक बात आपने भी नोट की होगी, ये किसानी आंदोलन ने एक बड़ी चीज जो की है वो है जो फेक मीडिया है उसको एक्सपोज किया है। जो लोग जिसको फेक मान रहे थे, या जो लोगों को लग रहा था कि एक ही सरकार की एक ही बात जो बार बार दोहरा रहा है, एक ही लोगों के लिए काम कर रहा है, उसको एक्सपोज जो किया है। सो उसकी वजह से मुझे लगता है कि नेशनल मीडिया जो है उसको लोग अपने तक आने ही नहीं दे रहे। वो अब चाह रहे हैं कि कवर करें, उनको अब ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन अब लोग जो हैं वो साथ नहीं दे रहे। शायद वो जागरूक हो चुके हैं, शायद वो समझ चुके हैं। सो मुझे ये सब जो रीज़न है वो लग रहा है। जिस तरह से नेशनल मीडिया में एक तरह से रिप्रेजेंट की जा रही है इमेज की, पूरा जो प्रोटेस्ट है, एक तो एक स्पॉन्सर प्रोटेस्ट पहले कहा गया, फिर कहा गया कि खालिस्तानी मौजूद हैं, फिर कहा गया कि इसमें आतंकवादी मौजूद हैं। अब एक तस्वीर जो है वायरल हो रही है जिसमें किसानों ने कहा कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनको रिहा किया जाए, लेकिन नेशनल मीडिया जो उसको एक अलग तरीके से एक सरकार के माउथपीस की तरह काम कर रहा है। आप पूरे इस प्रोपागेंडा को किस तरह से देख रहे हो, किस तरह से कवर कर रहा है वहाँ का रीजनल मीडिया? आपने जो ये सवाल किया है कि क्यों दिखा रहा है, एक्चुअली ना मीडिया नहीं दिखा रहा। जो मीडिया के पीछे, मीडिया को चलाने वाले लोग हैं ना, वो उनको जो कह रहे हैं, वो उनके जो आका उनको कह रहे हैं, वो उस प्रोटेस्ट को उस रूप से दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर आप हमसे पूछें कि हमें यहाँ पे आतंकवादी क्यों नहीं दिखाई दे रहे, या जो मीडिया को दिख रहा है, तो उसका कारण ये है कि हम इन लोगों से जुड़े हुए हैं। हम यहाँ से आए हैं, हमारे वहाँ का मुख्य कित्ता जो है वो खेती है, हमारे बाप हमारे दादा खेती करते हैं, तो हम इन लोगों से जुड़ रहे हैं। इनको ठंड में देखकर हमें याद आता है कि अगर हमारे बुजुर्ग अगर यहाँ पे बैठे होंगे तो हम पर क्या बीतेगी, तो हम उन्हें इतनी सर्दी में नहीं बैठने देंगे। लेकिन ये लोग बैठे हैं और हमारे लिए बैठे हैं। ये इस वक्त पंजाब की होंद की लड़ाई है, क्योंकि जो कानून सरकार लेकर आई है, अगर वो ख़त्म होते हैं तो सबसे बुरी दशा जो है वो पंजाब की किसानी की होगी। और हम खुद किसान परिवारों से हैं, तो इन लोगों के साथ हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, जो कि नेशनल मीडिया के जो एंकर हैं, जो उनके जो जर्नलिस्ट हैं, जो सिर्फ स्टूडियो में बैठे हैं, शायद उनके घर में जो पानी की बोतलें आती हैं वो विदेशों से आती हैं, उनके घर की ब्रेड विदेशों से आती है, तो शायद इसलिए उन्हें जो देश का अन्नदाता है उसका दर्द दिखाई नहीं दे रहा। दिल नहीं करता कि किसी को बुरा बोला जाए। हम लोगों का एक जैसा फील्ड है, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, सो हम लोगों की वजह से हम एक दूसरे पे अगर बुरा भला बोलेंगे तो लोगों में एक गलत संदेश जाता है। लेकिन जिस तरह की अब तक की भूमिका रही है, मैं एक जर्नलिस्ट ना होकर अगर सिर्फ एक इंसान होकर सोचूं तो सच में मुझे दुख होता है कि हम इस कित्ते से जुड़े हुए लोग हैं, जिन पर आज हमारे अपने लोग, हमारी अपनी जनता जो है वो आज विश्वास नहीं कर पा रही है। सो मुझे ये सब चीज़ें जो है वो दुविधा में डालती हैं। जब हम यहाँ से गुजरते हैं,
लोग आकर हमें पूछते हैं कौन सा माइक है आपके पास, आप आज तक से तो नहीं आए, आप GTV से तो नहीं आए, तो एक दर्द भी होता है, एक बेइज्जती महसूस होती है कि आज हमको सफाई देनी पड़ रही है कुछ चंद लोगों की वजह से, जो जिन पर उनके अपने लोग ही अब यकीन नहीं कर पा रहे क्योंकि वो कठपुतली बन चुके हैं सरकारों की। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि आप जो है इतने लंबे टाइम से पूरा एक संघर्ष ये पूरा कवर कर रही हैं और जैसा आपने बताया कि फेक न्यूज़ को इस पूरे आंदोलन ने एक्सपोज कर दिया है, जिस तरह से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, रीजनल मीडिया जो है वो क्या क्या पॉइंटर्स हैं, क्या क्या खास बातें हैं इस पूरे प्रोटेस्ट की जो अभी तक पूरे इस पर उठा रहा है और जो अभी तक नेशनल लेवल पर नहीं आई है वो बात? पहली बात तो ये कि पिछले 2 महीने से पंजाब में संघर्ष चल रहा था, तो नेशनल मीडिया, हमें भी दुख है कि सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे, लेकिन वो सिर्फ वो दिखा रहे थे, उसके बाद ड्रग माफिया दिखा रहे थे। जब जी इस आंदोलन ने जोर पकड़ लिया, उन्हें लगा कि अब बैरिकेड टूट रहे हैं, अब जो उनकी सो कॉल्ड जुड़े हुए लोग हैं उनसे सवाल वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि बात जब असूलों पे आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा नज़र आना जरूरी है। साडी जमीर जिंदा है तो जेकर जमीर जिंदा है तो सानू ये चीज़ साबित करनी पैनी है। इत्थे प्रोटेस्ट दे विच ओरिजिनल चीज़ जिहड़ी इत्थे है वो असल दे विच दिखावांगे तो जरूर लोग भी पसंद करनगे। ये मीडिया का आधार आ जिहड़ा लोकां दे विचों खत्म होंदा जा रहा है, उसका कारण यही है लोग सोशल मीडिया नूं ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इन्नी दिनी जिहड़ा TV मीडिया दे नालों सोशल मीडिया नूं ज़्यादा पसंद करते हैं। उसका कारण यही है कि जिहड़ा नैशनल मीडिया या TV मीडिया है वो अपना जिहड़ा विश्वास है लोगों के विचों गवा चुका है।
अच्छा, एक जो पर्सपेक्टिव चलाया जा रहा है कि इस पूरे प्रोटेस्ट को जो लेफ्ट अल्ट्रा लेफ्ट जो है उसने क्या कहते हैं हाईजैक कर लिया है, इस प्रोटेस्ट में आतंकवादी शामिल हैं, इस प्रोटेस्ट में खालिस्तानी मौजूद हैं, आप पूरे इस प्रोपागेंडा को किस तरह से देख रहे हैं? आप पिछले कई दिनों से इस चीज़ को कवर कर रहे हैं कि आपको कोई आतंकवादी खालिस्तानी यहाँ पे कोई मिला या कुछ इस तरह से कभी? नहीं, इदां दी कोई गल नहीं है। सारे किसान मजदूर भरा ने, सारे आपदे हक्कां दे लई खड़े ने ते इह ज़मीनां दे नाल जुड़े हुए ने ते आपदी ज़मीर दी खातर इत्थे आए हुए ने। इदां दी कोई गल नहीं है कि कोई अतवादी है, सिर्फ अफवाह ने। अगर आप कृषि कानूनों के कानूनी दावपेच और सरकार का इन्हें वापस लेने की प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो इसका इंतजाम भी इस आंदोलन में है। क्या कानून वापस लिया जा सकता है? हाँ, ये इसमें जैसे पहले कानून बनाने के लिए ऑर्डिनेंस, बिल और एक्ट, इसी तरह से जो इनको रेजोल्यूशन जो मूव करना पड़ेगा सरकार को, और उसके बाद दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनेंस एंड सब्सिक्वेंटली there is a clause in the constitution as well that the act which stands infractious that can be repealed. So this act, these the farmers act, they can be repealed by the legislature itself. There is no problem at all. जो आपने लॉ के बारे में पूछा है ना, जे किसान का आंदोलन नहीं है, जे सारी जन आंदोलन है। जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनाया हुआ है ना, जो स्टोरेज है, जब आपको एक चीज़ है उसमें सबसे बड़ी जो खामी है वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है। वो मुद्दे की मेन बेसिक जड़ वही है। एज ए लॉयर मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, उनको MSP का पता है या कुछ और थोड़ा पता है। सबसे बड़ा डिफेक्ट है जब स्टोरेज बढ़ जाएगी, यूजेस उसकी तब करेगा बंदा, देगा उसको बर्तों के लिए जब उसका प्राइस हाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ग्रेन की देता हूँ। गेहूँ है अभी मैं 20 रुपये केजी के हिसाब से 2000 के हिसाब से क्विंटल उठा ली है। जब वो मैं स्टोर कर लूँगा, मेरे पास बिलियंस कुछ हो जाएंगे, टन हो जाएंगे, तो मैं उसको अपने मुनाफे के अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। मैं उसको दूंगा अभी मैं 200 रुपये केजी में देनी है या 300 में देनी। वहाँ से सारा जो फ्लॉड स्टार्ट हो जाता है। इसमें इतनी ज़्यादा डिफ़ॉल्ट्स हैं। मोर ओवर हमारे जो देश के रिस्पेक्टेड वर्ड यूज़ करने को दिल नहीं करा, मिस्टर अमित शाह वो मान चुके हैं कि दैट इज़ डिफेक्टेड। उन्होंने अपने मुंह से बोला कि हम 15 से जो 20 अमेंडमेंटें कर देते हैं, आज अमेंडमेंट करेंगे वो चुपके से उसमें एकदम से शोध कर देंगे। इसका जो मेन तीनों का तीनों है रद्द होने चाहिए। अभी रद्द होंगे तो किसानी बचेगी, किसानी बचेगी तो हमारा जो मीडियम वर्ग है वो बचेगा, उसके बाद जो हमारी पुअर्टी है वो भी बचेगी। आज लोगों को 2 रुपये कनक के हिसाब से मिल भी रही है, वो कल को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ये बीजेपी RSS वालों को बताना चाहता हूँ, वो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। मुझे डर है कहीं वो अडानिस्तान जहाँ कोई रिलायंसतान ना बना दे। रीज़न क्या है? उन्होंने सबका जो भी है कंट्रोल उसको दे दिया। अभी डर इस मुल्क में ये सता रहा है, कल को बंदा खाएगा कहाँ से, कैसे खाएगा? क्यों? जब एक कॉरपोरेट सेक्टर हमारे ऊपर बैठ जाएगा ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा डिफेक्ट एसेंशियल कमोडिटी एक्ट।
ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ एकजुट ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਟੋਟਲੀ ਇਕੱਠਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਸ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਐਲਾਨ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਿਕਲਣਾ। आपकी पढ़ाई पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस पूरी सब चीज़ों से, या पढ़ाई कर पा रही है? इफेक्ट तो पड़ रहा जी, असी दिन रात खबरां सुनते हैं, सानू पता लग रहा भी साडे नाल गलत हो रहा, पढ़ाई ते असी कंसनट्रेट नहीं कर पा रहे। तो जे इदां ही चलता रहूगा तो फिर ऑफकोर्स जे अज की जिहड़ी जनरेशन आ, जे साडे फादर साडे पेरेंट्स साडे ग्रैंडफादर खुश नहीं हैगे तो फिर उन्होंने बच्चे भी अगे की खुश होणगे, उन्होंने दी भी लाइफ अगे बर्बाद ही आ जो मर्जी हो जाए। जिहड़ा इफेक्ट साडे फादर्स की फैमिली ते मतलब इनकम ते पैना वो साडे ते भी नाल इफेक्ट करना है, क्योंकि असी उन्हां नूं देखना है अगे भी उन्हां नाल की हो रहा है। हमारे साथ एक बहुत छोटी सी बच्ची है जो फर्स्ट क्लास में पढ़ती है अभी। अब इनसे जानेंगे आप इस प्रोटेस्ट में क्यों आई हैं, आपको क्या लगा इसमें आने के बाद? क्योंकि सरकार साडे हक खींची है ता करके असीं इत्थे आए हैं। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे सरकार से? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਖੇਤ ਸਾਡੇ ਪਰਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਟਿੱਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹੇ ਨੇ। ਹੱਕ ਯਾਰ ਕੇ ਆਪੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਲੇ ਤੁਰੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੱਟ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੱਟ ਛੱਡਦੇ। स्टूडेंट्स है जो छात्राएं हैं उनका कहना यह है कि उनकी पढ़ाई जो है वो इफेक्ट हो रही है, लेकिन वो फिर भी इस पूरे आंदोलन में शामिल होंगी, क्योंकि ये न सिर्फ उनके पढ़ाई से रिलेटेड है बल्कि उनकी जो परिवार है उनकी इनकम से रिलेटेड है, उनके खाने पीने से और उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको इफ़ेक्ट करेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि सरकार इन कानूनों को वापस ले और अपनी मांग पूरी किए बिना ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। ये किसान आंदोलन सिर्फ कृषि कानून वापस करने का नहीं है, बल्कि ये संविधान को बचाने का आंदोलन है, इस देश को जिंदा और एकजुट रखने का आंदोलन है। हमने इस पूरे प्रोटेस्ट की अपनी जांच पड़ताल कर ली है। हम लोगों ने महिलाओं से बात की, हम लोगों ने वकीलों से बात की, हमने उन बच्चों से बात की जो अपने एग्ज़ाम के दौरान इस पूरे किसान प्रोटेस्ट को अपना समर्थन देने के लिए आए थे। हमने जो किसान महिलाएं थी उनसे बात की और जो किसान थे हमने उनसे बात की। हमने जाना कि यहाँ पर किस तरह से लोगों के अंदर मीडिया और सरकार में जो अभी मौजूदा थ्योरी लेकर चली जा रही है उसमें किसानों के अंदर कितनी नाराज़गी और कितना गुस्सा है। हमने यहाँ पर कई तरह के लोग मिले, लेकिन हमें जो यहाँ पर नहीं मिला वो था मेन स्ट्रीम मीडिया, वो आतंकवादी जो उस मेन स्ट्रीम मीडिया में चलाया जा रहा है, वो खालिस्तानी जो उस मेन स्ट्रीम मीडिया के तहत यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, और वो एंटी नेशनल लोग जिन्हें इस देश के अंदर बोलने का अधिकार नहीं है। हम लोग अभी एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और यहाँ पर हर किसी को अधिकार है कि अपनी मांग अपने अधिकारों को वो सरकार के सामने रख सकते हैं, और सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो जनता को सुने और इस डेमोक्रेसी के तहत जितनी भी उनकी मांगे हैं उनको माने।